आखिर क्यों काठमांडू की सड़कें रक्त रंजित हो गई? आखिर क्यों पुलिस कर्मियों को सड़कों पे घसीट घसीट के मौत के घाट उतार दिया गया? आखिर क्यों देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उनके ही घर में कैद करके जिंदा जला दिया गया? आखिर क्यों लोकतंत्र के सभी मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना काफी आवश्यक है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे जेएनजी विद्रोह की। इसके पहले कि हम ये जानें कि क्या है ये जेएनजी विद्रोह, ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये समझ लें कि आखिर ये जेएनजी हैं कौन। जेएनजी जनरेशन जी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसमें उस आयु वर्ग के युवा शामिल होते हैं जिनका जन्म 1996 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। कुल मिला के कहें तो ये वो युवा हैं जिनकी उम्र 13 से 28 साल की है। ये वो हैं जो कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका जन्म सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के जमाने में हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि क्या है ये जेएनजी आंदोलन। नेपाली सरकार ने दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 3 सितंबर तक का डेडलाइन दिया था, जिसके तहत उन्हें देश के नए रजिस्ट्रेशन कानून के आधार पर खुद को पंजीकृत करवाना था। पर इसमें से अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद को देश के नए पंजीयन कानून के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। यही वजह है कि 4 सितंबर को नेपाली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार का यह मानना है कि ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने नए रजिस्ट्रेशन कानून के तहत खुद को पंजीकृत नहीं करवाया। इसके अलावे ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि देश को अनस्टेबल करने का काम कर रहे हैं। जबकि आलोचकों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित इसलिए किया क्योंकि इसके माध्यम से देश के युवा सरकार की भ्रष्ट नीतियों का कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे थे। साथ ही साथ यह भी दिखला रहे थे कि कैसे एक तरफ देश की जनता गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं के अमीर बच्चे दुनिया भर में जाके जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं वो महज सोशल मीडिया वाला विरोध नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और बुरी शासन व्यवस्था का मिलाजुला परिणाम है। वो जो श्रीलंका में हुआ, वो जो बांग्लादेश में हुआ, वही अब नेपाल में भी देखने को मिला है। पर नेपाल की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ के नए उम्र के युवाओं ने सड़कों पे अपना खून बहाकर देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने पे मजबूर कर दिया। नेपाल के इस जेएनजी आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी देश के युवाओं ने किसी राजनीतिक नेतृत्व के बिना महज कुछ घंटों में देश की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया की सरकारें सकते में हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा को जड़े जमाने में सहयोग करेगी जिससे मजबूत से मजबूत सरकार को भी सत्ता से बेदखल किया जा सकेगा। नेपाल के युवाओं का ये कारनामा न केवल नेपाल बल्कि विश्व इतिहास में भी एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। ये घटना भारत जैसे देश के लिए भी एक संकेत है, जहां आम जनता और सत्ता में बैठे लोगों के जीवन स्तर में मीलों का फासला बना हुआ है। नेताओं और नौकरशाहों को समझना पड़ेगा कि देश और देश की संपत्ति उनकी बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है जिसे वो अपने और अपने खानदान की अय्यासी पे लुटा दें, बल्कि ये पैसा देश के गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। नेपाल की ये क्रांति सोशल मीडिया के प्रतिबंध से शुरू तो जरूर हुआ, पर इसकी पृष्ठभूमि बरसों से लिखी जा रही थी। नेपाल में राजनीतिक ड्रामा के आलम को इस बात से समझा जा सकता है कि 15 सालों में 12 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है।
खासकर ऐसे समय में जबकि दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रही है, वैसे समय में नेपाल जैसे छोटे देश का अमेरिका के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर देना कोई साधारण घटना कतई नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग इस सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिकी एंगल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, सत्ता परिवर्तन देश के हालात में सुधार की गारंटी नहीं हो सकती है। यदि सही अर्थों में देश की दशा को सुधारने की नीयत है तो युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना पड़ेगा। हिंसा सत्ता परिवर्तन भले ही कर सकता है, पर राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति का सृजनात्मक उपयोग ही एकमात्र रास्ता है।